विद्यार्थियों, फार्माकोलॉजी में हमें आज टॉपिक पढ़ना है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी औषधियां प्रवेश कराने के मार्ग। औषधियां प्रवेश कराने के मार्ग। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी औषधियां शरीर में, पशुओं के शरीर में औषधियां कहां कहां से प्रवेश कराई जाती है, किस किस प्रकार से प्रवेश कराई जाती है। तो इस टॉपिक में हम ये कवर करेंगे किस किस साइड से दवाइयां दी जा सकती है, पशुओं को औषधियां दी जा सकती है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट होते हैं दवाइयां प्रवेश करवाने के। तो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला जो मार्ग है वो है मुख द्वारा। सबसे पहला रूट पढ़ेंगे हम मुख द्वारा। तो इस टॉपिक में हम कौन कौन से रूट्स पढ़ेंगे? मुख द्वारा औषधि का प्रवेश, नाक द्वारा औषधि का प्रवेश, गुदा द्वारा औषधि का प्रवेश यानी रेक्टम में औषधि का प्रवेश, मूत्रोजनन मार्ग में या यूरोजेनिटल मार्ग में औषधियों का प्रवेश। इसके अलावा जो पेरेंट्रल औषधियां दी जाती हैं, इनहेलेशन दी जाती है, या फिर सुई के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा औषधियों का प्रवेश कराया जाता है, जैसे आईवी रूट से, इंट्रामस्कुलर, सबकट रूट, इंट्राडर्मल रूट, इंट्रापेरिटोनियल रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट, इंट्रारूमिनल रूट। इस प्रकार से बहुत सारे हम रूट इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मुख के द्वारा औषधियों का प्रवेश। मुख के द्वारा औषधियों का प्रवेश, मुख द्वारा, मुख द्वारा औषधि प्रवेश, औषधि प्रवेश। तो जो मुख द्वारा औषधि प्रवेश कराते हैं यानी इसको कहते हैं परओस, परओस, या इसको शॉर्ट में बोला जाता है पीओ, या इसे ओरली भी कहा जाता है, ओरली। जब औषधि को मुख के द्वारा दिया जाता है तो उसके लिए शॉर्ट जो लैटिन एब्रिवेशन है या लैटिन संक्षिप्तीकरण है वो होता है पीओ। परओस यानी छिद्र के द्वारा यानी मुख के द्वारा, और उसको ओरली कहा जाता है। मुख के द्वारा जो औषधियां प्रवेश कराते हैं यानी आंतरिक मार्ग में या आहार नाल में जो औषधियां प्रवेश कराई जाती है, इस मार्ग को इंटरनल रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल रूट। मुखीय मार्ग को, मुखीय मार्ग को इंटरनल रूट कहते हैं। इंटरनल, इंटरनल मार्ग या इंटरनल रूट कहते हैं। मुख्य मार्ग को क्या कहते हैं? इंटरनल। एंट्रो वर्ड आता है आंतों के लिए, इंटेस्टाइन के लिए। तो इंटरनल रूट किसको बोलते हैं? मुख्य मार्ग। ओरली जो औषधियां दी जाती हैं पशुओं को, उसको कहते हैं इंटरनल रूट या ओरली रूट, ओरल रूट। इसके लिए जो शॉर्ट जो यूज किया जाता है। तो हम अब पढ़ते हैं कि किस किस औषधि को मुख के द्वारा दे सकते हैं। सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पशुओं में, जानवरों में जो रूमिनेंट पशु होते हैं मुख्यतया, उनमें ओरल एंटीबायोटिक्स कम से कम देनी चाहिए। प्रतिजैविकों को हम मुख के द्वारा देते हैं तो रूमन के अंदर जो सहजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं सहजीवी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, कुछ यीस्ट होते हैं। इस प्रकार के जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं जो पशुओं के रूमन के अंदर या आमाशय के अंदर किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा सिम्बायोटिक डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सहजीवी पाचन में सहायता करते हैं। ये एंटीबायोटिक्स या ये प्रतिजैविक उनको नष्ट कर सकते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो जब भी पशुओं का ट्रीटमेंट होता है, ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स है वो पेरेंट्रल रूट से या इंजेक्शन के द्वारा पशुओं के लगाई जाती है। इधर इंट्रावीनस लगाई जाए या फिर इंट्रामस्कुलर लगाई जाए। ओरल एंटीबायोटिक्स को रूमिनेंट्स में ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो माइक्रोफ्लोरा होता है रूमन का, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रोफ्लोरा को वो नष्ट करते हैं। प्रतिजैविकों को क्या पता कि लाभदायक सूक्ष्म जीव को मारना है या हमें हानिकारक सूक्ष्म जीव को मारना है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ सीधे बैक्टीरिया की नेचर देख करके और उस पर अटैक करते हैं, उन्हें खत्म करते हैं। इसलिए रूमिनेंट पशुओं में ज्यादातर ओरल एंटीबायोटिक्स प्रीफर नहीं करते।
तो हम इन औषधियों की कौन कौन सी डोजेज फॉर्म को ओरली देते हैं, कौन कौन सी डोजेज फॉर्म्स हैं जिनको हम औषधियों के रूप हैं जिनको हम ओरल पशुओं में प्रीफर कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बोलस। बोलस बोलस क्या होती है? तो बोलस ठोस औषधि का रूप होता है, ठोस औषधि का रूप होता है। जो पाउडर्ड फॉर्म में औषधि होती है उसे कुछ एजेंट डाल करके उसे मशीन के अंदर कंप्रेस करके बोलस बनाया जाता है। बोलस का मतलब होता है बड़ी गोली। बड़ी गोली, बड़ी गोली को क्या कहते हैं? बोलस। और किस प्रकार की होती है? ये ठोस होती है। तो औषधि के ठोस पिंड या जो रूप जो कि मुख के द्वारा दिए जाते हैं और आकार में बड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। तो ठोस, ठोस एवं आकार में बड़े औषधि के रूप, बड़े औषधि के रूप क्या कहलाते हैं? बोलस। और बोलस के रूप में ज्यादातर जो औषधियाँ आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, जैसे एग्जाम्पल एल्बेंडाजोल बोलस आता है। एग्जाम्पल बोलस एल्बेंडाजोल। दोनों रूप में आते हैं, जैसे 1.5 ग्राम में और 3 ग्राम में। तो ये क्या होते हैं? बोलस होते हैं। और बोलस की जो आकृति बनाई जाती है या तो इस तरह से वो इलोंगेटेड होता है या फिर ये इस तरह से हो सकता है, यानी दीर्घ वृत्ताकार, या फिर इस प्रकार से शेप का हो सकता है। तो बोलस का मतलब बड़ी गोली, और बड़ी गोली को हम ओरली पशुओं को दे सकते हैं। पहला जो इसमें डोजेज फॉर्म हो गया, पहला औषधि का रूप हो गया, वो हो गया बोलस। दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं, दूसरा दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं बोलस के बाद बॉल। बॉल, तो बॉल भी क्या होते हैं? ठोस औषधि के बड़े रूप। मुख्यतया बॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? मुख्यतया इनका उपयोग घोड़े में किया जाता है। मुख्यतया बॉल का उपयोग घोड़ों में किया जाता है, हॉर्सेज में, घोड़ों में ओरली किया जाता है या मुख द्वारा किया जाता है, ओरली किया जाता है। तो बॉल को किस में देते हैं? घोड़ों में। जो बोलस के लिए जो वर्ड आता है वो कौन सा होता है? बॉल। तीसरा हमें पढ़ना है टैबलेट। टैबलेट, टैबलेट क्या होती है? तो टैबलेट भी ठोस होती है, सॉलिड होती हैं, ठोस होती है, ठोस चकती जैसी। यानी टैबलेट कैसी हो सकती है? डिस्क शेप, इस प्रकार से। ज्यादातर टैबलेट्स जो है इस प्रकार से आती थी पहले, डिस्क शेप या चकती, यानी वृत्ताकार शेप में, इस प्रकार से। जैसे आज भी जो पैरासीटामोल की टैबलेट इसी शेप में आती है, वृत्ताकार शेप में या डिस्क शेप में आती है। हालांकि ज्यादातर टैबलेट्स को आजकल निगलने के रूप में, निगलने के लिए जो आसान बनाने के लिए इस तरह से इलोंगेटेड कर दिया जाता है, लंबी बना दिया जाता है। तो टैबलेट क्या है? ठोस चकती के आकृति के, आकृति के छोटे औषधि के रूप, छोटे औषधि के रूप क्या कहलाते हैं? टैबलेट कहलाते हैं। तो टैबलेट इस प्रकार की होती है, टैबलेट। टैबलेट के बाद हम पढ़ते हैं कैप्सूल। तो चौथा जो है इसमें, चौथा जो औषधि का रूप जो मुख के द्वारा दिया जाता है वो है कैप्सूल। कैप्सूल, तो कैप्सूल क्या होता है? जब औषधि या ड्रग, जब कोई पाउडर्ड फॉर्म में होती है, यानी कि चूर्णित अवस्था में होती है, और वो बहुत ही ज्यादा नोजियस होती है, यानी वमनकारी होती है, उल्टी को प्रेरित करने वाली होती है, और लेने योग्य नहीं होती है, उसके अंदर जो स्मेल है बहुत ही बुरी या ऑर्डर, बहुत ही बैड ऑर्डर वाली औषधि होती है, तो उसको जिलेटिन के आवरण में बंद कर दिया जाता है, जिलेटिन के आवरण में कोट कर दिया जाता है, और फिर उसे लिया जाता है या दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? कैप्सूल। तो कैप्सूल में क्या है? कैप्सूल में जो पाउडर या चूर्णित औषधि है उसको जिलेटिन के खोल में बंद कर दिया जाता है।
तो चूर्णित औषधि या पाउडर्ड ड्रग, चूर्णित औषधि को, चूर्णित औषधि को जिलेटिन, जिलेटिन के कवच में बंद कर दिया जाता है, में बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के का उद्देश्य है जो कड़वी और बदबूदार औषधियां होती हैं, कौन सी औषधि, कड़वी और बदबूदार, चूर्णित कड़वी और बदबूदार जो औषधि, इसमें खासियत है कड़वी प्लस बदबूदार जो औषधि होती है उसे किस में बंद कर दिया जाता है, जिलेटिन के कैप्सूल में, जिलेटिन के आवरण में बंद कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं जिलेटिन कहां से आता है। जिलेटिन पशुओं की हड्डियों से प्राप्त होता है, सींगों से प्राप्त होता है। जब हड्डियों को निकाला जाता है स्लॉटर हाउसेज में, तो जिलेटिन प्राप्त करने के लिए बोन्स को बहुत सारी मात्रा में बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है, तो उनमें से क्या मिलता है, जिलेटिन। तो जिलेटिन क्या है, एनिमल बाई प्रोडक्ट है। तो जिलेटिन किससे प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है, पशुओं की हड्डियों से प्राप्त होता है, पशुओं की हड्डियों से प्राप्त होता है, जो कि किसमें काम आता है, जो दवाइयों की खोल बनाने में। तो कैप्सूल दो प्रकार के होते हैं। कैप्सूल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं कैप्सूल, एक तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन, और एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल होते हैं उनके चारों तरफ जो खोल होता है, जो खोल होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। हमने बिकासोल कैप्सूल देखा है, उसमें जो ये अंदर जो होता है, इसके अंदर इस प्रकार से चूर्णित औषधि या पाउडर ड्रग होती है, पाउडर ड्रग होती है, और उसमें ये वाला होता है बॉडी, और ये ऊपर जो ढक्कन होता है इसका कैप, कैप, और इसमें क्या है, ये ड्रग है, पाउडर ड्रग या चूर्णित औषधि, चूर्णित औषधि जो कैसी होती है, सामान्यतया ये बदबूदार होती है और कड़वी होती है। तो बदबूदार और कड़वी औषधि को जिलेटिन में इस प्रकार से जिलेटिन के खोल में बंद कर दिया जाता है। हमने कैप्सूल के को खोल करके भी देखा होगा, जो कई बार ढक्कन हटा करके इस तरह से, जो अंदर पाउडर फॉर्म में ड्रग होती है, तो ये होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जो कैप और बॉडी के रूप में होता है उसे कहते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन, यानी जिलेटिन इसमें कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। तो जैसे हमने देखा है, हमने देखा होगा क्या, पुदीना हरा का जो, पुदीना हरा, पुदीना हरा की जो गोली आती है, या फिर इवियोन कैप्सूल आता है जो विटामिन ई का होता है, सामान्यतया लोग बालों में लगाने के लिए काम में लेते हैं, विटामिन ए का होता है, यानी फैट वाले, ऑयल वाले जो विटामिन आते हैं, ऑयल फैट सोल्यूबल विटामिन आते हैं, वो उन सॉफ्ट जिलेटिन के कैप्सूल्स के अंदर आते हैं। तो उनके अंदर तरल औषधि भरी रहती है। कैसी औषधि भरी रहती है उनके अंदर, तरल औषधि, तरल औषधि। और इनको क्या है, दबाया जा सकता है इनमें, जैसे पुदीना हरा है, कैप्सूल इवियोन है। तो सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, कैप्सूल दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन। कैप्सूल्स में बदबूदार कड़वी औषधि को जिलेटिन के खोल में बंद कर दिया जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, कैप्सूल्स कहते हैं। तो कैप्सूल्स का उपयोग भी ओरल लेने के लिए या मुख के द्वारा लेने के लिए किया जाता है। अब हम अगला पढ़ते हैं, ई, कैपलेट। तो सामान्यतया मैंने आपको बताया कि जो टेबलेट होती है इस प्रकार की होती है, सामान्यतया डिस्क शेप होती है। जब इस डिस्क शेप टेबलेट को नहीं बना करके इस तरह से कैप्सूल की आकृति की इलोंगेटेड टेबलेट, लंबी इस प्रकार की टेबलेट बना देते हैं, तो इसको कहते हैं कैपलेट। और आजकल ज्यादातर टेबलेट्स इसी रूप में आने लग गई हैं, क्योंकि ये निगलने में आसान होती हैं, इनको लंबी बना देते हैं। तो कैपलेट कैप्सूल के आकार की टेबलेट को कहते हैं, कैप्सूल की आकृति, की आकृति की टेबलेट। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा ओरल में, बोलस, बॉल, टेबलेट, कैप्सूल और कैपलेट। इसके बाद अदर मेडिकामेंट्स जो मुख के द्वारा दी जाती है, ई के बाद एफ। अगली है
जो मुख के द्वारा दी जाती है इलेक्चुरी। इलेक्चुरी, इलेक्चुरी को चटनी भी बोलते हैं। इलेक्चुरी, इलेक्चुरी को बोलते हैं चटनी। ये बहुत एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। इलेक्चुरी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्चुरी क्या होती है, चटनी क्या होती है? बेसिकली शहद और गुड़ में चूर्णित औषधि को मिक्स करके, मिला करके अर्धठोस रूप में, सीरे जैसी कंसिस्टेंसी में अर्धठोस रूप में औषधि को बनाया जाता है, जो कि पशु में मुख्यतया श्वसनीय बीमारियों में या खांसी में, धांसी में, इस प्रकार की बीमारियों में या व्याधियों में काम में ली जाती है। तो शहद और गुड़ के साथ, शहद और गुड़ क्यों इसमें यूज किए जाते हैं? ताकि वो स्टिकी रहे और काफी देर तक टेस्ट उसका मुंह में बना रहे, पशु चाटता रहे। जैसे एक चटनी आती है कैट कॉफ की, तो उसको जीभ पर लगा दिया जाता है और गले में वो लोकल इफेक्ट प्रोवाइड करती है, जो स्थानीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो कैटकॉफ को जो कैटकॉफ एक चटनी या इलेक्चुरी का उदाहरण है, जो कैसी होती है? अर्धठोस होती है। तो चटनी क्या है, इलेक्चुरी क्या है? शहद अथवा गुड़ में, शहद अथवा गुड़ में चूर्णित औषधि को, यानी पाउडर्ड औषधि को, चूर्णित औषधि को मिलाकर बनाया गया औषधि का रूप, बनाया गया औषधि का रूप, बनाया गया औषधि का रूप क्या कहलाता है? इलेक्चुरी या चटनी कहलाता है। और ये सामान्यतया श्वसनीय बीमारियों में उपयोगी है। ये सामान्यतया, यानी इलेक्चुरी या चटनी सामान्यतया श्वसनीय बीमारियों में, श्वसनीय बीमारियों यानी जैसे श्वसन तंत्र से संबंधित श्वसनीय बीमारियों में उपयोग में ली जाती है, उपयोग में ली जाती है। तो इलेक्चुरी या चटनी के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। एक तो शहद अथवा गुड़ में, शहद और गुड़ में लेने से पशु उसमें चाटने में इंटरेस्ट दिखाता है, यानी मीठा लगता है, तो पशु उसको आसानी से जो है मुंह में रोटेट करता रहता है। शहद अथवा गुड़ में चूर्णित औषधि को मिला करके बनाया गया औषधि का कैसा रूप? अर्धठोस रूप। कैसा रूप होता है ये? अर्धठोस होता है। अर्धठोस, सेमी सॉलिड, अर्धठोस रूप। तो अर्धठोस रूप में औषधि बना दी जाती है, जिसे कहते हैं चटनी या इलेक्चुरी। आगे हम चटनी के बाद अगला पढ़ते हैं हम चूर्ण। चूर्ण और चटनी हम एक साथ यूज करते हैं। चूर्ण चटनी, चूर्ण चटनी दोनों ही मुंह से दिए जाने के लिए होते हैं। अगला हम पढ़ते हैं चूर्ण। चूर्ण को हम बोलते हैं पाउडर। तो पाउडर फॉर्म में जो औषधि आती है वो मुख के द्वारा भी दी जाती है, यानी पाउडर जो ठोस औषधि होती है उसका बारीक पिसा हुआ रूप होता है, वो पाउडर कहलाता है। पाउडर भी दो प्रकार के होते हैं। एक पाउडर तो शरीर के बाहर लगाने के लिए होते हैं, जिनको बोलते हैं डस्टिंग पाउडर, जैसे घावों पर छिड़कने के लिए, वुंड पर जो लगाने के लिए होते हैं, उन्हें कहते हैं डस्टिंग पाउडर। या स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम में जो काम में लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं डस्टिंग पाउडर। दूसरे चूर्ण या पाउडर वो होते हैं जो ओरली लिए जाते हैं, मुख के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे सामान्यतया कुछ डाइजेस्टिव चूर्ण आते हैं, पाचक चूर्ण आते हैं, हिमालय 32 है, रूचा मैक्स है, रूमी केयर, इस प्रकार के जो चूर्ण आते हैं तो वो ओरली लिए जाते हैं। तो चूर्ण क्या है? ठोस औषधि का, ठोस औषधि का, ठोस औषधि का पिसा हुआ रूप, पिसा हुआ रूप, यानी बारीक पिसा हुआ जो रूप होता है क्या कहलाता है? चूर्ण या पाउडर कहलाता है। और पाउडर दो प्रकार के होते हैं। पाउडर एक तो ओरल लेने के लिए होते हैं, ओरली लेने के लिए होते हैं, और दूसरे पाउडर कैसे होते हैं? डस्टिंग, डस्टिंग पाउडर होते हैं, वो शरीर की सतह पर लगाए जाते हैं, शरीर की सतह पर या फिर घावों पर लगाए जाते हैं। और जो ओरली लिए जाते हैं वो मुख के द्वारा जो कई बीमारियों में दिए जाते हैं। तो ये हो गया अगला चूर्ण। चूर्ण भी औषधि का वह रूप है जिसे
मुख के द्वारा दिया जा सकता है। अगला हम बात करते हैं, अगला जो औषधि का रूप है वो है ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग क्या होती है? ड्रेंचिंग मुख के द्वारा तरल औषधि को देना क्या कहलाता है? ड्रेंचिंग कहलाता है। तरल औषधि को मुख के द्वारा देना, तरल औषधि को, औषधि का रूप, तरल औषधि का रूप जिसे मुख द्वारा दिया जाता है, मुख द्वारा दिया जाता है। यानी कोई लिक्विड फॉर्म में औषधि है, तरल औषधि है, उसे मुख के द्वारा दिया जाता है, तो उस औषधि के रूप को क्या कहते हैं? ड्रेंचिंग कहते हैं। सामान्यतः ड्रेंचिंग वर्ड का उपयोग गलत किया जाता है। सामान्य रूप से औषधि देने का तरीका है या रूप है ड्रेंचिंग। बाकी जो ड्रेंचिंग निमोनिया होता है वो गलत तरीके से ड्रेंचिंग करवाने से होता है। ड्रेंचिंग एक औषधि देने का तरीका है या मार्ग है, मुख के द्वारा जो तरल औषधि दी जाती है उसे कहते हैं ड्रेंचिंग। और कई बार फॉल्टी ड्रेंचिंग कर दी जाती है जिसे बोलते हैं ड्रेंचिंग न्यूमोनिया। तो ड्रेंचिंग न्यूमोनिया क्या होता है? जब ग्रास नाल में नहीं जा करके, आप पेट में नहीं जा करके औषधि श्वसनीय मार्ग में चली जाती है, तो फेफड़ों में पहुंच करके फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, जिसको न्यूमोनिया कहते हैं। तो इसे बोलते हैं ड्रेंचिंग न्यूमोनिया। और ड्रेंचिंग करने के लिए, ड्रेंचिंग एक सामान्य तरीका है। ड्रेंचिंग करने के लिए एक इस तरह का पाइप उपयोग में लाया जाता है जो सामान्यतया पहले बांस का बना हुआ होता था। चूंकि हम जानते हैं बांस खोखला होता है, बांस के अंदर ये पहले काम में लिया जाता था। इसको कहते हैं ड्रेंचिंग बम्बू। ड्रेंचिंग बम्बू, बम्बू का मतलब होता है बांस। तो एक पाइप होता है जिसमें आगे से ऐसे तिरछा काट दिया जाता है, जिसमें औषधि को भर करके और पशु को इस प्रकार से दिया जाता है कि उसके श्वसन मार्ग में औषधि नहीं जाए। तो ये होता है ड्रेंचिंग बम्बू। आजकल हालांकि ये बांस का कम आता है, आजकल प्लास्टिक अथवा धातु का आता है, लेकिन नाम तो उसका वही ड्रेंचिंग बम्बू है। तो ड्रेंचिंग बम्बू की सहायता से औषधि को प्रवेश कराना, तरल औषधि को किसकी सहायता से प्रवेश कराया जाता है? ड्रेंचिंग बम्बू की सहायता से। ड्रेंचिंग बम्बू का उपयोग किया जाता है। ड्रेंचिंग बम्बू का उपयोग किया जाता है। अब कई बार गलत तरीके से ड्रेंचिंग कराने से, गलत तरीके से ड्रेंचिंग कराने से, गलत तरीके से ड्रेंचिंग कराने से क्या हो जाता है? ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है। ड्रेंचिंग निमोनिया, न्यूमोनिया का मतलब होता है फेफड़े की सूजन, न्यूमोनिया हो जाता है। तो हमने ये तरल औषधि का रूप पढ़ा ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग को भी क्या है? मुख के द्वारा दिया जाता है। तो ड्रेंचिंग जो तरल औषधि है उसको मुख के द्वारा देने का एक तरीका है। लिक्विड फॉर्म में औषधि होती है जिसे मुख के द्वारा दिया जाता है। अब हमने ये क्या पढ़े? औषधि देने के रूप जो कि मुख के द्वारा दिए जाते हैं। तो मुख द्वारा औषधि प्रवेश करने के लाभ और हानि हम पढ़ेंगे। क्या लाभ है मुख के द्वारा देने से? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देना आसान है, जो पशुपालक है वो आसानी से दे सकता है, सरल है, खर्चा कम आता है। क्योंकि मुख के द्वारा औषधि देने पर कोई भी हमें उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होती। जो पशुपालक होता है वो अपने आप में पशुओं को खिलाने में ट्रेंड होता है। तो लाभ हम पढ़ेंगे इस मार्ग के, मुख्य मार्ग के लाभ या मुख्य मार्ग द्वारा औषधि देने के लाभ क्या क्या है। तो एक तो सस्ता है, सस्ता व आसान तरीका है, व आसान तरीका है। सस्ता व आसान तरीका है कौन सा? मुख वाला। मुख वाला तरीका कैसा है? सस्ता व आसान है, पहला लाभ इसका हो गया। दूसरा है इजीली दी जा सकती है, आसानी से जो है दवाई दी जाती है। और सुरक्षित तरीका है, सुरक्षित, सुरक्षित है। यदि दवाई दे भी देते हैं गलती से, तो कई पशुओं में जिनमें वोमिटिंग होती है, जैसे डॉग्स में, कैट्स में, गलत तरीके से औषधि या गलत औषधि को हमने प्रवेश करा दिया तो उसे वापस भी निकाला जा सकता है, इमेटिक्स दे करके, उल्टी करवाने वाली औषधि दे करके।
तो ये इसमें सुरक्षित इस प्रकार से हम कह सकते हैं। बाकी अगर देने में अगर गड़बड़ कर दी तो इसे सुरक्षित नहीं कह सकते। तो जैसे आईवी में हमने एक बार औषधि प्रवेश करा दी तो उसमें वापस दवाई को निकालना आसान नहीं है या संभव ही नहीं है। तो वहां पर इस बात को हम कह सकते हैं कि ये सस्ता, आसान है और सुरक्षित है। हानि क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है? हानि तो एक तो सबसे बड़ी हानि तो यह है कि ओरली जब दवाई देते हैं तो उसका अवशोषण धीमा होता है, लेट होता है, कम होता है। और उसमें जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, जैव उपलब्धता होती है, जो मैंने आपको बताई थी, औषधि जब प्रवेश के साइट से, औषधि के प्रवेश स्थल से रक्त में जितनी पहुंचती है उसे कहते हैं, उसका अवशोषण कहते हैं। तो उसकी जैव उपलब्धता या बायो अवेलेबिलिटी घट जाती है। यानी कि हानि क्या हुई? पहली हानि ये हुई, पहली हानि हुई इसमें ओरल रूट में औषधि का अवशोषण धीमा व कम होता है। औषधि का अवशोषण धीमा व कम होता है। तो पहली हानि तो ये हो गई। दूसरी, जैव उपलब्धता घट जाती है। जैव उपलब्धता यानी बायो अवेलेबिलिटी, उपलब्धता घट जाती है। जैव उपलब्धता किसकी घट जाती है? औषधि की जैव उपलब्धता घट जाती है। तीसरी जो हानि है इसकी, वो एंटीबायोटिक्स औषधि वाली है। जो रूमिनेंट पशु है, रूमिनेंट्स को एंटीबायोटिक्स ओरली नहीं दे सकते। रोमांथी पशुओं को, रोमांथी पशुओं को मुख द्वारा प्रतिजैविक औषधियां, एंटीबायोटिक औषधियां, प्रतिजैविक औषधियां लगातार नहीं दे सकते, लगातार नहीं दे सकते। यानी कुछ मात्रा में दी जा सकती है। क्यों क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये लाभदायक, क्योंकि एंटीबायोटिक औषधियां या प्रतिजैविक औषधियां, एंटीबायोटिक ड्रग्स रूमन के माइक्रोफ्लोरा को, रूमन के माइक्रोफ्लोरा, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको कहते हैं माइक्रोफ्लोरा, को नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इसलिए क्या है, ओरल रूमिनेंट पशुओं को ओरल एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। अगला जो नुकसान है इसका ये है कि जब पशु को वोमिटिंग हो रही है, जैसे डॉग्स में, कैट्स में उल्टी होती है, तो उल्टी की अवस्था में औषधि को मुख के द्वारा नहीं दे सकते। तो उल्टी व बेहोशी, उल्टी व बेहोशी की अवस्था में उचित मार्ग नहीं है, उचित मार्ग नहीं है। जब पशु को या जानवर को, जो नॉन रूमिनेंट्स है या जिनको हम बोलते हैं सिंपल स्टमक वाले एनिमल्स हैं, उनमें उल्टी होती है, रूमिनेंट्स में उल्टी नहीं होती, तो उनमें वोमिटिंग हो रही होती है अथवा बेहोशी की अवस्था में ये दवाइयां मुख के द्वारा नहीं दी जा सकती। तो हमने ओरल रूट पढ़ा है। इसके बाद अगला रूट हम पढ़ते हैं नाक के द्वारा औषधि प्रवेश। तो दूसरा जो रूट हम पढ़ेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे हैं, औषधियां प्रवेश कराने के मार्ग हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा मार्ग हम पढ़ते हैं नाक द्वारा, नाक द्वारा। और नाक को बोलते हैं नेजल, नेजल रूट, नेजल रूट, या हम इसको पीएन भी बोल सकते हैं, पीएन यानी पर नोज, पर नोज यानी नाक द्वारा। तो नाक द्वारा औषधियां कौन कौन सी दी जा सकती हैं? कई बार नाक के अंदर फोड़ा फुंसी या कोई घाव हो जाए या कोई भी समस्या हो जाए तो बूंद बूंद करके नाक में औषधि प्रवेश कराते हैं, बूंद बूंद करके, जिसको नेजल ड्रॉप बोलते हैं। और इस प्रकार से बूंद बूंद कर औषधि को प्रवेश कराना इंस्टिलेशन कहलाता है। तो कहीं भी शरीर में बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप जब औषधि डालते हैं तो उसको कहते हैं इंस्टिलेशन। तो सबसे पहला है इसमें इंस्टिलेशन, 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 इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का मतलब होता है बूंद बूंद कर औषधि प्रवेश कराना, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद कर औषधि प्रवेश कराना।
तो ये हो गया पहला इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन समझ में आया, जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके औषधि को प्रवेश कराना, चाहे वो कोई सी ही गुहा में कराएं। तो नाक में एक तो इंस्टिलेशन के द्वारा या औषधि दी जा सकती है। दूसरा जो औषधि देने का तरीका है नाक में, उसे हम कहेंगे इनहेलेशन। तो इनहेलेशन जो है वो फेफड़ों में औषधि देना है एक तरह से। इनहेलेशन कौन से रूट में आता है, इंपॉर्टेंट बात है, ये पेरेंट्रल रूट में आता है। पेरेंट्रल रूट में आता है। तो इनहेलेशन कौन सी रूट में आता है, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल रूट कौन सा होता है, एंट्रल रूट के अलावा यानी आहार नाल के अलावा अन्य किसी जगह से औषधि का प्रवेश जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर दवा को डालती हो। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन में औषधि को पहुंचाती हो, उसे कहते हैं पार एंट्रल। पार मतलब अलावा, किसके अलावा, एंट्रल। एंट्रल मतलब मुखीय मार्ग के अलावा या आंतरिक मार्ग के अलावा या आहार नाल के अलावा जो हम औषधि देते हैं उसे कहते हैं पेरेंट्रल रूट। तो इनहेलेशन एक प्रकार का क्या है, पेरेंट्रल रूट है। तो इनहेलेशन क्या होता है, नाक अथवा मुख के द्वारा, नाक अथवा मुख के द्वारा, मुख्यतः नाक के द्वारा किया जाता है इनहेल करना। जो वाष्प के रूप में औषधि होती है, गैस के रूप में होती है या धुआं के रूप में होती है, उन्हें फेफड़ों के अंदर प्रवेश कराना इनहेलेशन कहलाता है। जैसे कई इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट दिए जाते हैं पशु को बेहोश करने के लिए, जैसे हमने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, इनहेलेशन। मनुष्य में जो मशीनें आती हैं, इनहेलेटर्स आते हैं, जिनको मुख ऐसे दबा करके मुख के साथ जो है ले लिया जाता है या नाक के साथ प्रवेश करा दिया जाता है। तो इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन का मतलब वाष्प, वाष्प गैस, वाष्प का मतलब वेपर, गैस अथवा धुआं, अथवा धुआं के रूप में औषधि को, धुआं के रूप में औषधि को नाक द्वारा, नाक द्वारा कहां पर प्रवेश कराना है, नाक द्वारा फेफड़ों में प्रवेश कराना, फेफड़ों में प्रवेश कराना। जैसे सामान्यतः उदाहरण मैं इसका दूं तो जानवरों को जो निमोनिया की कंडीशन में या जब नेजल सिक्रेशंस बहुत ज्यादा आते हैं, नाक से बहुत ज्यादा मात्रा में श्लेष्मा टपकती रहती है, एक तरह से जुकाम जैसी कंडीशन होती है, तो पशुओं को अजवाइन का धुआं और कपूर ये देते हैं, उसे कहते हैं इनहेलेशन। तो धुआं की जाती है, तो क्या क्या दिया जाता है, जैसे कपूर दिया जाता है, कपूर दिया जाता है, अथवा तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, अथवा धुआं, जो अजवाइन का जो धुआं जाता है वो अजवाइन का धुआं, ये भी नाक से प्रवेश कराई जाती हैं। तो ये सिर्फ समझने के हिसाब से है। और क्या क्या दिया जाता है, जैसे हेलोथेन, हेलोथेन जो जनरल एनेस्थेटिक है जो नाक के द्वारा दिया जाता है, हेलोथेन है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म जो सुंघा करके बेहोश करने में एनेस्थीसिया के रूप में काम में ली जाती है, क्लोरोफॉर्म है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है का प्रवेश, का प्रवेश। तो ये किसके उदाहरण हो गए, इनहेलेशन के उदाहरण हो गए। इनहेलेशन में नाक के द्वारा औषधि के वाष्प रूप, गैस रूप अथवा धुआं के रूप को प्रवेश करा दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इनहेलेशन। अगला जो है इसमें तीसरा, वो है नेजल डोचे। तीसरा जो है नाक के द्वारा जो औषधि प्रवेश कराना है, नेजल डोचे, नेजल डोचे। तो बार बार ये डोचे शब्द आएगा, डोचे का मतलब होता है धुलाई, DOUCHE, डोचे का मतलब धुलाई, और धुलाई या सफाई। जब ज्यादा मात्रा में तरल विलयन में औषधि डाल करके, जैसे कोई तरल विलयन है, लिक्विड फॉर्म में है, उसमें मेडिसिन डाल करके किसी अंग की आंतरिक धुलाई या सफाई की जाती है, तो उसे कहते हैं डोचे।
तो नेजल डोजे का उपयोग किया जाता है नाक की आंतरिक सफाई या धुलाई में, जैसे नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर नाक के अंदर कोई फोड़ा फुंसी इस प्रकार का कोई कोई कंडीशन उत्पन्न हो गई, तो ऐसी स्थिति में हम तरल औषधि को तरल औषधि युक्त तरल औषधि युक्त विलयन को नाक की आंतरिक सफाई या धुलाई, आंतरिक सफाई कह सकते हैं हम, क्लीनिंग कह सकते हैं या फिर वॉशिंग कह सकते हैं, सफाई या धुलाई के रूप में प्रवेश कराना के लिए प्रवेश कराना। ये डोचे वर्ड एक बार और आएगा जो वेजाइना को वॉश करने के लिए या वेजाइना को साफ करने के लिए जो दिए जाते हैं तरल औषधि के विलयन, उसकी क्लीनिंग के लिए या वहां पर एक्शन के लिए जो दवाइयां प्रवेश कराई जाती है, तो उसे कहते हैं वेजाइनल डोचे। और यूट्रस में या गर्भाशय में जो औषधियां प्रवेश कराई जाती है उसकी सफाई या धुलाई के लिए, तो उन्हें कहते हैं यूट्राइन डोचे। तो डोचे वर्ड कई जगह आएगा। डोचे का मतलब लिक्विड है, लिक्विड में ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ फैल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें औषधि डाल करके उसकी वॉशिंग करना या धुलाई करना क्या कहलाता है? नेजल डोचे। तो हमने कौन सा मार्ग पढ़ लिया? नाक द्वारा औषधि का प्रवेश। अगला हम पढ़ेंगे तीसरा मार्ग, गुदा द्वारा। तो तीसरा हम औषधि प्रवेश कराने का मार्ग पढ़ेंगे वो है गुदा द्वारा। इसको पर रेक्टम भी बोलते हैं, पर रेक्टम या PR, पर रेक्टल यानी रेक्टली। जब औषधि को एनस के द्वारा प्रवेश कराया जाता है, किसमें? रेक्टम में प्रवेश कराया जाता है, तो उसको रेक्टली या PR या पर रेक्टम बोलते हैं। औषधि को कौन कौन से रूप को पर रेक्टम दिया जाता है? जैसे गुदा के द्वारा एनीमा देते हैं। एनीमा जो तरल और चिकने पदार्थ होते हैं उनको गुदा द्वार के द्वारा प्रवेश करा दिया जाता है। जैसे सामान्यतया जब पशु के कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है, गोबर फंस जाता है मलाशय के अंदर, रेक्टम के अंदर, तो साबुन का पानी या फिर जो रेडीमेड ग्लिसरीन का एनीमा आता है उस एनीमा को प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे स्टूल्स को या फिशेज को निकलने में आसानी रहती है, यानी गोबर को या मल को निकलने में आसानी रहती है। तो पहला जो औषधि का रूप हो गया वो कौन सा? एनीमा। तो गुदा द्वारा दिया जाता है एनीमा। तो एनीमा कौन सा? एनीमा की क्या परिभाषा लिखें हम? गुदा द्वारा यानी एनस के द्वारा तरल व चिकने औषधि के रूप को प्रवेश कराना। तो गुदा द्वारा तरल और चिकने इसलिए ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। चिकना क्या है? ल्यूब्रिकेशन देगा, लिक्विड फॉर्म में देंगे और उसको एनस के द्वारा प्रवेश कराएंगे, तो इसको बोलते हैं एनीमा। और इसका जो मुख्य उपयोग किया जाता है मल को बाहर निकालने में किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग जो मल सॉलिड हो जाता है जिसको हम कब्ज बोलते हैं, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, मल को बाहर निकालने में किया जाता है, मल को बाहर निकालने में किया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हल्के जलनकारी भी होते हैं, ताकि जलन पैदा करेंगे तो वहां पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगी, आंत के अंदर क्रमांकुंचनी गतिविधि बढ़ने से उस फिशेज को बाहर निकालने में सुविधा होगी। तो ये तरल रूप में होते हैं, ये चिकने होते हैं, ये हल्के जलनकारी होते हैं, ताकि ये स्टूल्स को या जमे हुए मल को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरीन एनीमा। अगला हम बात करें गुदा में जो प्रवेश कराई जाती है, दूसरा जो रूप है इसमें सपोजिटरीज।
सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होती है? सपोजिटरी, सपोजिटरी क्या होती है? सपोजिटरी शंकु के आकार के अर्ध ठोस पिंड होते हैं, औषधि के रूप होते हैं, जिन्हें रेक्टम के अंदर या गुदा के द्वारा पेंसिल के आकार में होते हैं, शंकुनुमा होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से कौन शेप में होते हैं, जिन्हें रेक्टम के द्वारा प्रवेश करा दिया जाता है। और ये सपोजिटरी शरीर के तापमान पर ये पिघल जाते हैं। सामान्यतः एक ऑयल डलता है इनके अंदर, ये थियोब्रोमा ऑयल से बनाए जाते हैं। एक ऑयल होता है थियोब्रोमा का तेल, थियोब्रोमा ऑयल। और इस ऑयल की ये खासियत होती है कि शरीर तापमान पर यह पिघल जाता है, शरीर तापमान पर यह पिघल जाता है। तो इसमें क्या होती है? ड्रग होती है, औषधि होती है, औषधि। तो ये होती है सपोजिटरी, जिन्हें क्या है, गुदा द्वारा प्रवेश करा दिया जाता है। और ये लोकल इफेक्ट पैदा करने के लिए वहां पर गुदा में या रेक्टम के अंदर, रेक्टम के अंदर, मलाशय के अंदर लोकल इफेक्ट पैदा करने के लिए, वहां स्थानीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दी जाती हैं। तो शंकु, शंकु की आकृति के, शंकु की आकृति के यानी कॉन्सेप्ट अर्धठोस, अर्धठोस औषधि के रूप, औषधि के रूप, जिन्हें गुदा द्वारा प्रवेश करा दिया जाता है। गुदा यानी एनस, गुदा द्वारा प्रवेश कराया जाता है। और क्यों कराया जाता है? स्थानीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। स्थानीय प्रभाव यानी लोकल इफेक्ट, वहां पर लोकल इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए, स्थानीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। और जो ये सपोजिटरी है, ये शरीर तापमान पर क्या है, पिघल जाती है। किसके कारण? थियोब्रोमा ऑयल के कारण ये सपोजिटरीज पिघल जाती हैं। और इनमें से जो एक्टिव मेडिसिन है, एक्टिव दवाइयां हैं, वो निकल जाती हैं और वहां पर लोकल लोकल जो है इफेक्ट पैदा करती हैं। अब सपोजिटरी के बारे में एक बात और है, ऐसी सपोजिटरी जो फीमेल्स के लिए होती हैं, जो मादा के लिए होती है और वेजाइना में रखने के लिए होती है, उन्हें पेसेरी कहा जाता है। तो वेजाइनल सपोजिटरीज को पेशेरी कहा जाता है। जो योनि के अंदर रखी जाती है सपोजिटरीज, उनको क्या कहा जाता है? पेशेरीज कहा जाता है। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं, हालांकि हम रूट बाई रेक्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन पेशेरी की डेफिनेशन सपोजिटरी की वजह से यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि सपोजिटरी कौन सेप होती है, इसके अंदर थियोब्रोमा ऑयल होती है, जिसके कारण ये बॉडी टेम्परेचर या शरीर के तापमान पर ये पिघल जाती है। तो पेशेरी की डेफिनेशन हम यहीं लिख लेते हैं। पेशेरी क्या होती है? पेशेरी वेजाइनल सपोजिटरीज, वेजाइनल सपोजिटरीज, या फिर हम कह सकते हैं योनि में रखी जाने वाली सपोजिटरीज, योनि में रखी जाने वाली सपोजिटरीज। योनि के अंदर या वेजाइना के अंदर जो रखी जाती है सपोजिटरीज, उनको क्या कहते हैं? पेसेरीज कहते हैं। तो पेसेरीज वेजाइनल सपोजिटरीज को कहते हैं। वेजाइना के अंदर लोकल इफेक्ट, कोई इन्फेक्शन के दौरान, कोई इस प्रकार की जो समस्या के अंदर वेजाइनल सपोजिटरीज का उपयोग किया जाता है। अगला मार्ग हम गुदा मार्ग के द्वारा, बाद में हम अगला मार्ग पढ़ेंगे मूत्रोजनन या यूरोजेनाइटल मार्ग। यूरोजेनाइटल मार्ग, यूरोजेनाइटल, यूरोजेनाइटल मार्ग, रूट यानी मूत्रोजनन मार्ग, मूत्रोजनन मार्ग। तो मूत्रोजनन के मार्ग के द्वारा, मूत्रोजनन मार्ग में दोनों ही मार्ग शामिल हो गए, यानी जनननाल और यूरिनरी जो ट्रैक्ट है, वो दोनों ही शामिल हो गए मूत्रोजनन मार्ग। तो इस मार्ग के द्वारा क्या क्या औषधि दी जा सकती है या क्या क्या काम आता है? तो एक औषधि देने का तरीका होता है कैथेट्राइजेशन। तो कैथेट्राइजेशन के द्वारा औषधि प्रवेश भी कराई जा सकती है और यूरिन को बाहर निकाला भी जा सकता है। तो मूत्रोजनन मार्ग में पहला हम पढ़ेंगे कैथेट्राइजेशन। पहला क्या पढ़ेंगे? कैथेट्राइजेशन। क्या होता है कैथेट्राइजेशन?
मूत्र मार्ग में निसंक्रमित यानी स्टेराइल प्लास्टिक की अथवा रबड़ की अथवा आजकल स्टील की जो है नलिका भी लगा दी जाती है। तो नलिका को प्रवेश कराना क्या कहलाता है? कैथेटराइजेशन। मूत्र मार्ग में निसंक्रमित नलिका को प्रवेश कराना कैथेटराइजेशन कहलाता है। मूत्र मार्ग में स्टेराइल ट्यूब, स्टेराइल ट्यूब मतलब निसंक्रमित नली, निसंक्रमित नलिका को प्रवेश कराना, नलिका को प्रवेश कराना क्या कहलाता है? कैथेटराइजेशन। अब इस नलिका को प्रवेश कराने का क्या उद्देश्य होता है? मूत्र मार्ग में यूरिनरी ट्रैक्ट में, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिथ्रा है। फीमेल की यूरिथ्रा छोटी होती है, मेल की यूरिथ्रा लंबी होती है। इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के आगे, ये तो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। जो बाहर वाला होता है एक्सटर्नल वाला, ये जानवरों में या मनुष्य में ये कुछ उम्र होने के बाद में ये इच्छा शक्ति के नियंत्रण में हो जाता है, यानी इस संकोच की पेशी पर ये ऐच्छिक हो जाती है, इच्छा शक्ति का नियंत्रण हो जाता है। जब हम डॉग्स को बार बार ये सिखाते हैं कि यहाँ यूरिनेशन करना है, यहाँ नहीं करना है, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें ट्रेंड किया जाता है, उन्हें किसी भी तरीके से सिखाया जाता है, तो वो इस वाले स्फिंक्टर पर कब्जा जमा लेते हैं, यानी वो यूरिनेशन करते हैं या मिक्चुरेशन करते हैं, मूत्र उत्सर्जित करते हैं, तो उनको ध्यान रहता है कि मुझे यूरिनेट करना है, इसलिए वो बाहर जा करके यूरिनेट करके आते हैं। तो वो एक प्रैक्टिस से आता है। तो ये जो कैथेटर प्रवेश कराया जाता है, वो कैथेटर यहां तक प्रवेश कराया जाता है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर से तो अपने आप यूरिन ड्रेन हो जाता है, यूरिन जो है बाहर आ जाता है। तो ये औषधि प्रवेश कराने का तरीका है। जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इस नलिका के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में हम दवाई प्रवेश भी करा सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ से यूरिन को बाहर यानी मिक्चुरेशन के लिए यानी मूत्रण के लिए भी ये काम में ली जा सकती है, मिक्चुरेशन। तो हम इसके अंदर लिखते हैं कैथेटर का उपयोग, कैथेटर का उपयोग कौन कौन से काम में किया जाता है? पहला, मूत्र मार्ग में औषधि प्रवेश कराने में, मूत्र मार्ग में औषधि प्रवेश कराने में। अथवा दूसरा जो उपयोग है मूत्र उत्सर्जित करने में, मूत्र उत्सर्जित यानी यूरिन को बाहर निकालने में, मूत्र उत्सर्जित कराने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने पहला यूरोजेनाइटल रूट के अंदर पहला पढ़ा हमने कैथेटराइजेशन। इससे हमने क्या समझा? कैथेटर एक नलिका होती है, उस नलिका के द्वारा या तो औषधि आप प्रवेश करा सकते हैं या यूरिन को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमने वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रोकी है। धन्यवाद।